DNB candidates, almost all when you passed MS orthopedics or DNB orthopedics, so used everything about the dressings, everything used in ward regarding orthopedic related, not for surgical gynae. हमें क्या सीखना है, जो ऑर्थोपेडिक्स में जो भी कोई मेडिसिन यूज होती है, कोई भी सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल यूज़ होता है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, कहाँ यूज़ करना है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कैसे यूज़ करना है। जब हमें एमएस की डिग्री मिले तो इतना बेसिक चीज़ें हर एक बंदे को आना ही आना चाहिए। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ये नॉर्मल हमारा वार्ड रहता है, यूजुअली डेली हम लोग काम करते हैं। फर्स्ट ईयर में तो लगभग अपना यूपी में लगभग 24-48 घंटे वार्ड में ही रहते हैं, डीडीआर और वार्ड में ही गुजरता है ना, ऐसे ही वार्ड होते हैं सरकारी के, ठीक है। तो किन किन हेडिंग्स में हमें चीज़ें याद रखनी होती हैं? इक्विपमेंट्स को आइडेंटिफाई, हाँ, पहले तो सबसे पहले कोई भी चीज़ होगी पहले पहचानना है ना, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट्स, ठीक है। फिर किस में होगा? प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, ठीक है, या कंपोजिशन उसका क्या है, किन चीज़ों से मिलके बना है वो। एज ए प्रोफेशनल ऑफ मेडिसिन or as a MS orthopedics, know about everything. Use of equipment, then any special care of patient during use of particular equipment. क्या ध्यान रखना है जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं? तो थर्ड वन, फोर्थ हो गया। फिफ्थ, एनी स्पेसिफिक ड्यूरेशन फॉर द यूज ऑफ इक्विपमेंट, लाइक टूर्निकेट में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी देर लगाना है, बहुत ध्यान से सुनना है। ये चीज़ें लाइफ लॉन्ग काम आने वाली हैं। जहाँ पे आपने ध्यान नहीं रखा, टूर्निकेट भूल गए, 3 घंटे या 2.5 घंटे के बाद पैल्सी हो जानी है, ठीक है, चाहे कितने बड़े कंसल्टेंट बन जाना, चाहे कुछ हो जाना इसके बाद में, लेकिन एक एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मस्ती करो, कुछ भी करो, लेकिन जब वर्क प्लेस पे होते हैं तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से यूज़ करनी है सभी को। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस, उसको यूज़ करने के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहला दिन हमारा होता है, सबसे पहला जो चाहे इंटर्न से ही स्टार्ट हो जाता है कईयों का, और कईयों का पीजी टाइम से। फर्स्ट ईयर में सबसे पहले क्या मिलता है, क्या है ये, क्या? माइक्स दे दो इनको, माइक दोनों तरफ एक माइक दे दो। माइक मिल गए? यहाँ से एक इस साइड, पीजी यहाँ से स्टार्ट है ना, दोनों तरफ। कहाँ है माइक? हेलो हेलो। नो इन्हें क्यों परेशान करना है? एक इधर दो, एक इधर दे दो, हेलो, ठीक है। जिप्सोना। जिप्सोना तो ब्रांड नेम है बेटा। प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले तो हमें नाम पहचानना है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? जिप्सम, ठीक है। जिप्सोना क्या है? ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम याद नहीं रखने होते कभी, ध्यान रखना, ठीक है। जो मोस्ट लाइकली जो ब्रांड यूज होते हैं वो हमें याद हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। हमें क्या याद रखना है? जो उसका मेन कंटेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, फार्मूला क्या होता है? नेक्स्ट, फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम लोग यूज़ करते हैं, CA कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसमें। कौन सा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट हो ना? कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है इसमें, देखो हो गई गलती ना। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। क्या है? CaSO4.10 ये हालत है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मतलब थर्ड ईयर में ये हालत है तुम लोगों की, इसलिए ये रखा गया है सेशन। थर्ड ईयर में ये हालत है। कोई 2 बोल रहा है, 2 कब हो जाता है? वाटर, ठीक है। CaSO4.12H2O केमिस्ट्री 12th पहला एक पढ़ते थे केमिकल फार्मूला। जिप्सम जब वाटर से मिलता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ऐसे नहीं कि अपन ने यहाँ पढ़ा था, हमने 12th में पढ़ा था इस चीज़ को केमिस्ट्री में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वही वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो छतों पे यूज होता है, या हमारा जो इंटीरियर में काम होता है सेम, बस ये सर्जिकल में रिफाइंड फॉर्म में और वाइट और अच्छे फॉर्म में यूज़ होता है। सेम POP आई है, वो थोड़ा वाइटिस वगैरह येलोइस होता है, ये अच्छे रिफाइंड क्वालिटी का प्लास्टर वो जिप्सम है, ठीक है। CaSO4
हाफ H2O व्हेन रिएक्ट विद द वाटर CaSO4 डॉट 2H2O जब सेट हो जाता है तो वो बन जाता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जो गर्म होता है ना उसके उसमें, ठीक है। कहाँ पहुँचे हम लोग? ये हो गया। इसमें जो कॉटन का लेयर लगाते हैं बिल्कुल बेसिक है। कॉटन का ओवरलैपिंग कितना होना चाहिए? मिनिमम 1/3 और मैक्सिमम हाफ ओवरलैपिंग होनी चाहिए हमेशा कॉटन की, ठीक है। और क्या होना, कॉटन कौन सा बेटर रहेगा यूज़ करना, इधर सॉफ्ट कॉटन रोल या फिर हमारा ये क्यों? रीजन यूनिफॉर्म। जितना अच्छा कॉटन का लेयर होगा आपका, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, उतने ही अच्छा उसका प्लास्टर का ऊपर का फ्रेमवर्क होगा आपका, ठीक है। आइदर स्लैब अप्लाई करें या कास्ट अप्लाई करें आप, ठीक है। वो सारी चीज़ें अभी आएंगी। ये दूसरा क्या दिख रहा है इसमें? स्टॉकी नेट। इसका क्या फ़ायदा होता है? हाँ, फ़ायदा बोलो, इसका एडवांटेज क्या है? स्टॉक पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, क्या फ़ायदा होगा स्टॉकी नेट यूज़ करने से? ये सबसे कहाँ पे यूज होता है? कॉटन लगाने के पहले की बाद में? पहले से पहले लगाया जाता है। क्या इसका क्या एडवांटेज है? हमने कहा था 4-5 हेडिंग्स में हर चीज़ ध्यान रखनी है। एडवांटेज स्किन प्रोटेक्शन, स्किन को प्रोटेक्ट करेगा आपका, कोई डर्मेटाइटिस वगैरह से डायरेक्ट जो आपका जो प्लास्टर अंदर जा सकता है, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं इसको हम, ठीक है। और यूजुअली हम लोग इसमें सिंथेटिक कास्ट में यूज़ करते हैं, जो अगले दिखा रहे हैं ना नेक्स्ट स्लाइड में, ये फाइबर कास्ट। देख लो ये होता क्या है बेसिकली, किससे बना होता है। जैसे इसका आपने फार्मूला बता दिया, इसका फार्मूला क्या होता है? पॉलीयूरेथेन किस में है? किसी का तो पॉलीयूरेथेन तो है, पर किस पे है? जैसे ये बनती कैसे है? पीओपी कैसे बनता है? ये कैसे बनता है? ये बनती कैसे? नॉर्मल जो बैंड याद है, किसी ने देखा है जो पट्टी के ऊपर पहले पीओपी लगाई जाती थी, अब बंद हो गई, अब ये आने लग गई है, ठीक है, बहुत पहले से। तो नॉर्मल कॉटन बैंडेज जो होती है ना, इम्प्रेग्नेटेड विद प्लास्टर ऑफ पेरिस। नॉर्मल कॉटन बैंडेज इम्प्रेग्नेटेड विद प्लास्टर ऑफ पेरिस इज पीओपी, ठीक है। और ये क्या होता है? फाइबर ग्लास कास्ट कहलाती है ना ये, या सिंथेटिक कास्ट, अलग अलग फिर, लेकिन इसका नाम क्या होता है? फाइबर ग्लास कास्ट। तो फाइबर ग्लास इज इम्प्रेग्नेटेड विद पॉलीयूरेथेन रेजिन, ओके। लिखना बिखना नहीं है कुछ, सब कुछ ये स्लाइडें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। ध्यान से सुनना है, आंसर करने हैं। ये डॉक्टर साहब उसमें डाल देंगे आपके जो पीजी ग्रुप है ना, कुछ भी लिखना नहीं है, ध्यान से सुनो, आंसर करने की कोशिश करो कि तुम्हें कितना याद है। तो जो 2-2.5 साल काम किए हो, कुछ याद भी है कि बस अभी CaSO4 हो रहा था, CaCO3 हो रहा था ना, कैल्शियम कार्बोनेट बता रहे थे। ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। रात के 3 बजे भी पूछे ना सुला के ऐसे थप्पड़ मार के, तो आंसर आना चाहिए CaSO4 डॉट हाफ H2O, तब आपको MS ऑर्थोपेडिक्स की डिग्री मिलनी चाहिए कायदे में, ठीक है। तो क्या है ये? फाइबर ग्लास रेजिन, फाइबर ग्लास इम्प्रेग्नेटेड विद पॉलीयूरेथेन, ओके। इसमें हम लोग यूजली यूज करते हैं स्टॉकी नेट, देन सॉफ्ट कॉटन रोल, देन 1/3 to 50% ओवरलैपिंग ऑफ द कॉटन एंड देन अप्लाई फाइबर ग्लास कास्ट। ये देख लो तुम लोग, जिसने ना देखी हो वो देख ले भाई, ऑलमोस्ट सभी लोग यूज कर चुके होंगे। फाइबर ग्लास कास्ट महंगी लगती है, रूरल पेशेंट नहीं लगा पाते हैं इसको, ठीक है, काफ़ी कॉस्टली होता है। ये सब लिखा रहेगा, सारा मिल जाएगा तुम्हें कंटेंट। ये क्या है? सॉफ्ट कॉटन रोल, सॉफ्ट कॉटन रोल, ठीक है। ये क्या है? पैड, पैड। गॉश पैड। कौन सा पैड? गॉश पैड, सैनिटरी पैड, गॉज, गॉज पैड है, ठीक गॉज है, पैड। पैड नहीं बोलते, गॉज है ये, गॉज, ठीक है। और ये क्या है? ये क्या है? सॉफ्ट कॉटन रोल, ये सॉफ्ट कॉटन रोल है। ये क्या है? गैमजी, बैंडेज पड़ी है यहाँ पे। यहाँ का कोई पीजी एसआर आ जाए, कोई एसआर है यहाँ का? कोई एसआर है यहाँ का? उसमें ढूंढना पड़ेगा मेरे को फिर। यहाँ का एसआर आ जाए कोई भी, जो सामान जिसने अरेंज किया है, किसने किया था ये है देखो,
इसको बोलते हैं रोलर कॉटन बैंडेज। रोल करते हो कॉटन की है, देखो सही नाम पता होना चाहिए एटलीस्ट तुम्हारे लेवल पे तो। रोलर कॉटन बैंडेज, ठीक है। सॉफ्ट कॉटन रोल है इसमें, इसका तो पता ही होगा। ड्रेसिंग सॉफ्ट कॉटन रोल है क्या इसमें? हाँ, ये रहा है क्या, खोल के दो। सबने देखा है ना, सीटीवी में तो एटलीस्ट सभी ने लगाई होगी। अगर नॉर्मल में नहीं लगाते हम तो सीटीवी में और फाइबर ग्लास कास्ट लगाते टाइम हम लोग इसको लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, मोर यूनिफॉर्म प्लास्टर अच्छा लगता है इससे, ठीक है। इसका नाम क्या है, किसी ने अप्लाई किया है? गैमजी रोल है, ठीक है। गैमजी रोल है, जहाँ सोकेज होने के चांसेस रहते हैं ना, प्लास्टिक वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ पे सोकेज होने के चांस अंदर कॉटन बैंडेज के अंदर कॉटन का लेयर रहता है, ठीक है। गैमजी रोल, ये गॉज पीस, ठीक है। एक गॉज बैंडेज पैड- और आती थी शायद, मैंने मेरे डीएन में पूछ गई, स्टार्च बैंडेज। हाँ, इसमें किसी ने नहीं यूज करी है? यहाँ वो जो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे शायद ट्रेंड नहीं है, दिल्ली में ही ट्रेंड है हाँ, इसका। तो जिप्सोना के ऊपर हम लोग नॉर्मली जो है वी डोंट अप्लाई द नॉर्मल कॉटन बैंडेज। व्हाट डू वी अप्लाई? वी अप्लाई स्टार्च बैंडेज। ये जो बैंडेज होती है ना, जैसे पीओपी में आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से इम्प्रेग्नेटेड होता है, उसमें आपकी नॉर्मल बैंडेज स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च बैंडेज होता है। से इम्प्रेग्नेटेड रहती है, ठीक है। वो शायद आप लोगों ने यूज़ नहीं करी होगी, पर उससे क्या बेटर होता है, प्लास्टर जब स्लैब लगाएंगे ना, आप स्लैब में अप्लाई होती है, क्योंकि कास्ट में तो पीओपी यूज होती है, तो वो स्लैब के लिए अप्लाई करी जाती है स्टार्च इम्प्रेग्नेटेड रोलर बैंडेज कॉटन, ओके। दिल्ली के और नॉर्मल हॉस्पिटल्स में अवेलेबल रहती है फ्री। ये तो सारा बता दिया आपने ना। इसका क्या नाम है इसमें? Xylonet. बेटा दिखा दो कम से कम, जिसने यूज़ नहीं किया होगा एटलीस्ट। जेलोनेट, जेलोनेट तो इसका ब्रांड नेम है, फिर ट्रेड से। नेम हो गया ना, बताओ। हमें ब्रांड नेम यार नहीं याद रखने हैं। पैराफिन गॉज, ओके, पैराफिन गॉज एडवांटेज। और ये दो टाइप का आता है, एक में नॉर्मल वैक्स से जो है ना पैराफिन, क्या है ये, क्या है ये पैराफिन गॉज है ना, तो एक में केवल वैक्स से इम्प्रेग्नेटेड होगा। जैसे हम बिल्कुल सिंपल रखो, एक में पीओपी से इम्प्रेग्नेटेड हो गया, एक में फाइबर ग्लास किससे इम्प्रेग्नेटेड हो गया, पॉलीयूरेथेन से, और एक में कॉटन बैंडेज किससे इम्प्रेग्नेटेड हो गया, स्टार्च से। इसमें वैक्स से इम्प्रेग्नेटेड कर दिया हमने। एडवांटेज, एब्रेजेंस हैं, ठीक है, आपके बेड सोर्स हैं ग्रेड 1 के, ज़्यादा डीप वाले नहीं, ग्रेड 1 ओनली, ठीक है। बर्न, बर्न का प्लेंश आ रहा है, ठीक है। या फिर आपके जो होता है ना वेरी हाई वेलोसिटी इंजरीज होती हैं, ऊपर से रोल ओवर इंजरीज हैं, तो स्किन पूरी उड़ गई है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और इम्प्रेग्नेशन आता है वैक्स के साथ में, क्लोरेक्सिडिन का, बैक्टीग्रास के नाम से, ठीक है। एंटीबायोटिक, सिल्वर एंटीबायोटिक इम्प्रेग्नेटेड भी आता है इसमें। जब लगे आपको इन्फेक्शन हो गया है तो वैक्स वो वाला यूज़ करो आप, बैक्टीग्रास। ये नॉर्मली यूज़ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा ड्रेसिंग है? फिर ट्रेड नेम है, फिर ट्रेड नेम। जी ट्रेड ड्रेस नेम तो नहीं फिर- जानना है मेरे को, क्या बोलते हैं इसको? ट्रेड नेम से मतलब ही नहीं है, अब हमें तो कुछ तो फोटो दिखाना पड़ेगा ना। बोलो, इसमें रखा है कोई ये वाला? TKR THR में ड्रेसिंग यूज़ करते हैं हम लोग, या आर्थोस्कोपी में एडहेसिव, दो टाइप के आते हैं, वाटर प्रूफ, नॉन वाटर प्रूफ। नहीं का यूज़ नहीं किया। अरे पोस्ट ऑफ वोंड में यूज किया होगा। पोस्ट ऑफ ड्रेसिंग, एडहेसिव ड्रेसिंग्स, वाटर प्रूफ, लीक प्रूफ ड्रेसिंग होती है। नॉर्मल आप ड्रेसिंग करते हो, इवन डायनाप्लास्ट भी जब मूवमेंट कराते हैं तो खुल जाता है। इस ड्रेसिंग का क्या एडवांटेज होता है कि ओपन नहीं होता, ये पता है ना। जब हटाते हो तो केवल एक सीट रह जाती है बीच में, जैसे वो लगाया है कभी वाटर प्रूफ हैंडीप्लास्ट लगाया है कि नहीं, उसका बड़ा फॉर्म है सिंपल। हैंडीप्लास्ट 3 रुपए का जो आता है ना, उसका बड़ा फॉर्म मान लो ये, वो हटता नहीं है पानी को धुलने पे भी। एडहेसिव ड्रेसिंग्स, ठीक है, लीक प्रूफ, वाटर प्रूफ। माइक किसके पास है, कहाँ है माइक? माइक कहाँ है, इधर पे था ना। ये इसका नाम क्या है? उधर हो चुका है बेटा, दोनों तरफ रखो। क्या? अच्छा, तो हमने क्लिक कर दिया क्या?
पहले ही क्लिक कर दिया क्या? एडवांटेज, एडवांटेज, हाँ बोलो, कोई भी जिसको आता है बोलो। कंप्रेशन प्रोवाइड करता है सर। यहाँ पे भी कंप्रेशन चाहिए हमको, स्वेलिंग है, ठीक है, या फिर हमने कभी भी एस्पायरेशन किया कहीं पे भी नहीं, एस्पायरेट करते हो ऐसे ही छोड़ दो, तो 90% लोग यही करते होंगे। करते हो, मंगाते हो कि नहीं जब नी एस्पायरेट करते हो? जब भी नी एस्पायरेट करोगे कहीं पे भी फ्यूज़न एस्पायरेट कर रहे हो, या आपको स्वेलिंग इंक्रीज होने से प्रिवेंट करना है, तो यूनिफॉर्म क्रिस क्रॉस मैनर में, यूनिफॉर्म आइदर 50% ओवरलैप और क्रिस क्रॉस मैनर, दो मैनर में यूज़ करते हैं ना हम लोग, ठीक है, या फिर क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का फ़ायदा क्या होता है? प्रेशर इफेक्ट नहीं आता। कभी किया क्रिस क्रॉस देखा है? आइदर 50% ओवरलैप और क्रिस क्रॉस मैनर में आपको क्रेप बैंडेज यूज़ करनी है, ठीक है। तो क्या होगा, फर्दर आपने जैसे एस्पायरेट किया तो वहाँ पे फर्दर फ्यूज़न नहीं होगा। और ये कितने दिन तक रखना है? ये हटानी नहीं होती है कि अगले दिन मरीज ने जाके हटा दी फिर फ्यूज़न हो जाएगा। एटली 4-5 डेज तक रखना है आपको इसको। अगर ऊंड नहीं है, उसमें एब्रेजन नहीं है, तो नॉर्मल स्किन है, नी एस्पायरेट कर रहे हो, तो आपको इसको लगा के रखना है 4-5-6 डेज, अदरवाइज फर्दर फ्यूज़न हो जाना है उसमें, ठीक है। कल आपको ये बताना होता है। देखे होगे ना, इसको लगा के भेजा, अगली बार कल परसों मरीज आया खोल के तो फिर से फ्यूज़न आया, फिर एस्पायरेट कर रहे हो, रिपीटेड होता है, तो इसको लगा के रखना होता है। आप ही को खोलना है, नेक्स्ट टाइम देखना है कि फ्यूज़न तो नहीं हो रहा है, फिर लगा देना है। ये क्या है? माइक किसके पास है? बताओ फटाफट, बहुत बड़ा है ये, 3 मिनट बच गए केवल। माइक्रोपोर या और ल्यूकोप्लास्ट भी होगा इसमें, ठीक है, ठीक है। एडेसिव्स जो टेप्स होते हैं ना, एडेसिव टेप्स हैं बेसिकली ये, ठीक है। पेपर वाला होगा तो माइक्रोपोर हो गया, अगर आपका क्लॉथ वाला हो गया तो फिर, ठीक है। यूजुअली ल्यूकोप्लास्ट हम नहीं यूज़ करते हैं। क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट में? एडेसिव मटेरियल, एनीवन? adhesive material in leucoplast used and dynaplast. adhesive material चिपकता कैसे है वो? इंक ऑक्साइड होता है, क्या उसका क्या नुकसान है? अब इधर बोल रहा था ना कोई एलर्जिक, डर्माटाइटिस कॉज करता ठीक है, देखा होगा, स्किन भी ले आता है साथ में, कई बार तो डर्मेटाइटिस होने के चांस रहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट अब यूजली हम लोग यूज़ नहीं करते, पहले यूज होते थे, या सर्जरी वाले करते होंगे सब, ठीक है। ये हो गया। ये आपका क्या है? ये, ठीक है, इसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है, ठीक है। तो जहाँ पे जॉइंट्स पे हमें ड्रेसिंग करनी है, लाइक शोल्डर, नी, और मोबिलाइज करना है नेक्स्ट डे से सर्जरी के बाद, ठीक है, मोबिलाइज करना है, और जहाँ पे स्ट्रेचिंग होती है वहाँ पे आपको ये ड्रेसिंग यूज़ करनी है। हर जगह यूज, हर ड्रेसिंग को नहीं करना है। मैंने कहा था ना, आइडेंटिफाई और यूज कहाँ करना है, ध्यान क्या रखना है, और इसको कभी सर्कमफ्रेंशियल नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। काफ़ी फीजीज हमारे सर्कमफ्रेंशियल लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है? कंप्रेशन आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। कभी भी सर्कमफ्रेंशियल नहीं लगाना है इसको, अदरवाइज एडिमा आएगी लिम में आपके। ये क्या है? ये आगे बढ़ाओ माइक को, वो देखो सो गया, सोने ही तो नहीं देना है यहाँ पे। क्या है ये? हाइड्रोजन कंपोजिशन क्या है इसका? कितनी बार यूज़ किए होगे? कम से कम 50-100 बार तो यूज़ कर चुके होगे आज तक। बस ऐसे ही सीनियर ने बोल दिया, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या किसी ने कि राउंड पे क्या कंपोजिशन है, और निकलता क्या है इससे? ऐसा क्या इसमें से नेसेंट ऑक्सीजन कैसे निकलता है? इसका क्या मेन कंपोजिशन है? H2O2 तो है, कुछ वॉल्यूम होता है, और कितना निकलता है? हाँ कैसे? हाँ बोलो, माइक ला दो, सॉरी। हाँ क्या होता है कंपोजिशन? 20 वॉल्यूम ऑफ ये होता है, और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है बाद। 1 वॉल्यूम ऑफ 20% H2O2, इससे कितना निकलता है? 20% नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। ये है पूरा, ठीक है। तो तुम्हारे लेवल पे तुम्हें ये पता होना चाहिए, जो नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहा है ना, वो वर्क करता है। तो कहाँ पे यूज़ करोगे इसको? उस पर बोन पे डाल दोगे क्या? इन्फेक्टेड वुंड में बोन पे डालोगे? नहीं सर। डालोगे कि नहीं? सर्जरी वाले मस्त यूज़ करते हैं इसको, ऑर्थो में बंद कर दिया इसको यूज़ करना। कहाँ पे यूज़ करेंगे यही तो पता होना चाहिए आपको, यूज़ कहाँ करना है इसको, कोई बताएगा? हाँ, इन्फेक्टेड तो बहुत सारे वुंड होते हैं, ओपन वुंड सारे इन्फेक्ट कर जाते हैं लगभग 80-90%। करते हैं सर।
किस कहाँ पे यूज़ करेंगे आप? बोल तो दिए डेब्रिस, कहाँ यूज़ करोगे? डेब्रिस को हटाने के लिए, यही चीज़ तो तुम लोगों का मिथ दूर करना है ना, कि यूज़ कहाँ करना है, किस चीज़ को कहाँ यूज़ करोगे? डेब्रिस को यूज़ करते हैं हटाने के लिए। अरे एनारोबिक इन्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन का जहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन होगी तो जहाँ एनारोबिक इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हो, पहला एरोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा तो एनारोब्स की ग्रोथ को कम कर देगा बैक्टीरिया, ठीक, पहली चीज़। दूसरा केवल सॉफ्ट टिश्यू। तीसरा आपका जीसीटी में यूज़ करते थे केमिकल कॉटरी के लिए। यस सर। तो लिमिटेड यूजेस हैं। बॉन पे डायरेक्टली अगर फ्रेश बॉन है आपकी तो डायरेक्ट बॉन पे यूज़ मत करना कभी भी, ध्यान रखना ये चीज़। आदत होती ना धुले पड़े हो, डाइजेस्टियम डेड कर देगा, उसको डिवेस्कुलराइज कर देगा, ठीक है, केवल सॉफ्ट टिश्यू पे। और जहाँ आप कन्फ्यूजन में हो कि ये डेड है कि लिविंग टिश्यू है, कन्फ्यूजन रहता है ना कई बार, जैसे ब्लैकनिंग हो रही है, वहाँ पे यूज कर सकते हो कि ब्लैकनिंग में क्या ग्रो करेगा, क्या ग्रो करेगा, एनारोब्स, ठीक है, तो उसको उसकी ग्रोथ को कम करेगा ये। जब आप कन्फ्यूजन में है कि भाई ये बचेगा पार्ट कि नहीं बचेगा, पूरा स्लफ है, एकदम डेड नेक्रोटिक टिश्यू है, वहाँ पे यूज़ करो आप, ठीक है। ये क्या है, ये लो, ये क्या है, सेवलॉन तो डेली यूज़ करते हो ओटी में, जो भी ओटी पड़ती होगी किससे धुलते हो, सेवलॉन, क्लोरहेक्सिडिन। अब तो मैंने लगा दिया उस पर। कंपोजिशन बताओ इसका, क्या कंपोजिशन है, माइक पे बोलो, ये दूसरा सुने 5 मिलीग्राम से कि 2.5 साल बाद क्या सीखा है। हाँ, एंड क्लोरहेक्सिडिन है 1 मिलीग्राम। हमें उसका परसेंटेज भूल जाओ बस, हमें एटलीस्ट 3 जो कंपोजिशन है ना इसके वो बता दो एटलीस्ट, क्या क्या है इसमें, सिट्रीमाइड और क्लोरहेक्सिडिन और डिस ग्लूकोज क्या? ग्लूकोनेट आइसोप्रोपिल अल्कोहल। कंपोजिशन तो याद रखो ना, जो चीज़ें डेली यूज़ कर, सेवलॉन तो लोग नहाते भी हैं इससे, पता ही नहीं है। अब सोचो तुम लोगों को क्या आता है, क्या डिग्री मिलनी चाहिए क्या, ऐसे ही निकल जाने हो, इतना बेसिक नहीं आता। सोचो है बेसिक, इससे बेसिक कुछ हो सकता है जो डेली यूज़ करते हैं उसके बारे में हमें नहीं पता है, और पास आउट हो जाओगे नेक्स्ट ईयर। कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा तुम लोगों ने। ये सब कुछ दिया है किताबों में, पता है, बस तुम लोगों को सेंसिटाइज करना है कि इसको भी पढ़ना है, ठीक है, दिमाग में ये रखना है कि भाई ये भी पढ़ने वाली चीज़ है, ऐसे नहीं कि यूज़ करे पड़े हो सीनियर ने क्या दिया। ये क्या है, डेली यूज़ कर रहे हो इसको तो। माइक किसके पास है, माइक कहाँ है, वो देखो माइक उसमें फ़ोन में लगे हैं, दो पास करो, वहाँ पे फ़ोन दो। क्या है ये, हाँ क्या है ये, बीटाडीन सॉल्यूशन, हाँ बीटाडीन कंपोजिशन क्या होता है इसके अंदर, सर बीटाडीन 5%। हमने पूछा इसके क्या कंपोजिशन क्या है, इसके मेन कंस्टेंट क्या है इसका। अरे बीटाडीन का क्या है? बीटाडीन तो ट्रेड नेम हो गया ना, ब्रांड नेम है, ओविडीन आयोडीन, ठीक है, जो वर्क करता है। आयोडाइड फ्री रेडिकल निकलता है इसमें, आयोडाइड ओवाइडीन आयोडाइडीन से, वो काम करता है अपने उस पर। और ये कहाँ पे काम करता है, जैसे हमने ये बहुत लोग ड्रेसिंग कर रहे हैं, या जैसे हमने पोस्ट ऑप ड्रेसिंग करी है इंट्रा ऑप में, लोग कहते हैं ऊँट के अंदर डाल दो, देखा होगा ना कई सारे सर्जन्स को, आप में से कईयों ने देखा होगा, वर्क करेगी। ये कौन सा डिसइंफेक्टेंट है, तो बहुत सारे लोग अंदर डलवा देते हैं, देखा है कि भाई बीटाडीन डाल दो बस बंद कर देते हैं। वर्क करेगी, बोलो नहीं करेगी, ठीक है, तो वो वेस्ट है, ओनली सरफेस डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, इससे अंदर वॉश नहीं करने का, नहीं काम करती करेगी, ठीक है। और कुछ लैग टाइम होता है, ये शायद नहीं पता होगा, इसको लगाने के बाद आपको वेट करना होता है। बीटाडीन पेंट, ये पता है कि नहीं, बीटाडीन को पेंट करने के बाद क्या करना है, लैग टाइम है इसमें, आपने स्प्लिट नहीं है ये कि रब किया और कुछ भी प्रोसीजर कर दिया, इसको लगाने के बाद वेट करना है, आप तुरंत सरफेस पे वर्क नहीं करती है, एटलीस्ट 2 मिनट 2-3 मिनट्स, उसके बाद आपको इंसिजन लेना है। We do paint rape and then we can't wait for those 2-3 minutes and we take a mop and wipe the betadine, no? So my residents are there, we have noticed. So after you apply that betadine paint, you have to wait to get it dry, and in the meantime, ये 2 से 3 मिनट बीत जाते हैं, then you have to start the surgery.
ठीक है, ये सब तो आपको मिल जाएगा लिखा हुआ हर जगह, नेट पे, गूगल पे, पर ये एटलीस्ट सेंसिटाइज तो होगी, पढ़ना भी है इसको, क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। कुछ नोट्स नहीं पढ़ते बनाने यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, फुल फॉर्म, जल्दी फास्ट, यू सॉल्व, फुल फॉर्म क्या है इसका, कंपोजिशन कैसे बनता है, पीछे पास आउट करो बेटा, वो पीछे सो जाएंगे नहीं तो सब। कितना 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 कैसे बनेगा, ये बनाया भी जाता है, बोरिक हाँ। एसिड, और हम लोग बनाते भी थे कितना पहले। कंपोजिशन, 12.5 grams of boric acid and Powder of 12.5 boric acid. grams of bleaching powder in 1 liter of water. ठीक है। इधर ये सही बताया इन्होंने, 1.25 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड, 1.25 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन 100 ml ऑफ स्टेराइल वाटर, ठीक है। उसी को इन्होंने 12.5 बता दिया, तो 100 का 1 तो इन्होंने 1 लीटर बता दिया है, वो सेम है, ठीक है। क्या कैसे वर्क करता है ये, या कौन सा एजेंट है, कैसे काम करेगा, डी स्लफिंग एजेंट, ठीक है। जहाँ पे स्लफ होगा वहाँ पे धीरे धीरे ड्रेसिंग करते हैं, एम्पुटेशन स्टम्प्स, एम्पुटेशन स्टम में धीरे धीरे ऐड करने के लिए, ग्रेनुलेशन टिश्यू लाने के लिए, स्लफ हटाने के लिए, ठीक है। ये क्या है, कंपोजिशन, क्या क्या होता है अंदर, क्या है इसके, डेली यूज कर रहे हो गए भी कहीं ना कहीं, एनीवन, फास्ट, माइक कहाँ है, माइक क्या है इसके अंदर, ऑक्सम ब्रांड नेम है, और सुपर ऑक्साइड और फ्री रेडिकल ऑक्सीजन, और क्या होता है साथ में, अभी जो आ रहा है उसमें और एक चीज मिली आ रही है, पहले केवल HOCl, ठीक है, अभी जो आ रहा है उसमें 2 चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे H2O2 से ऑक्सीजन निकल रहा था फ्री रेडिकल्स, ऐसे ही यहाँ पे, और HOCl है तो नेसेंट क्लोरीन भी, तो डी स्लफिंग और एरोबिक इन्वायरमेंट दोनों चीज़ें देता है, इसलिए इफेक्टिव है। ये देखो, ठीक है। ये क्या है, किसमें हेल्प करता है, प्लेसेंट्रेक्स, प्लेसेंटा एक्सट्रैक्ट है ये बेसिकली, ये भी ब्रांड नेम है, प्लेसेंटा का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। यूज़ क्या है इसका, यूज़ ग्रेनुलेशन टिश्यू को फास्टिंग करता है, ठीक है। ये क्या है, सेकंड ब्रांड नहीं, वो बताओ मेरे को क्या बोलते हैं, कंपोजिशन कितना, क्या नाम है इसका, कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, कितना % यूजली, %, माइक से बोलो ना फटाफट फटाफट, 70 to 80%, ठीक है, 70 to 80%, ठीक है, 70 to 80%। ये इंस्टेंटेनियसली, इसमें लैग टाइम नहीं होता, आपने वाइप किया इमीडिएट प्रोसीजर कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सेवलॉन से वॉश करते हैं, फिर बीटाडीन से पेंट करते हैं, फिर स्पिरिट से क्लीन करते हैं, उसके बाद इंसिजन लेते हैं। और आजकल क्लोरहेक्सिडीन से चल रहा है, जो नया ट्रेंड है ना वॉश के लिए, वो क्लोरहेक्सिडीन है, ठीक है। सेवलॉन की जगह यूज़ क्या कर रहे हैं, क्लोरहेक्सिडीन। बीटाडीन स्क्रब, हाँ, अभी इस पे आते हैं, वार्ड में देखते हैं कौन सा कास्ट है, फाइबर ग्लास तो हो गया है, कौन सी पोजीशन में क्या है, किस, माइक कहाँ है, कौन सा है, पीछे भी बढ़ा दो, SR भी है यहाँ पे, जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, बहुत है अभी कुछ। हाँ, जेम्स, कास्ट इन जेम्स पोजीशन, फंक्शनल पोजीशन, ठीक है, कॉकअप, ठीक है। ये ग्लास होल्डिंग, क्या और कुछ है, माइक 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 बोलो तेज, थंब स्पाइकर, बोलो कौन सा है, थंब स्पाइकर कास्ट है ये, ठीक है। टाइम नहीं है, एक्सटेंड पढ़ लेना, इसमें तुम्हारे लेवल पे जो पूछा जाता है, एक्सटेंड क्या है, कितने डिग्री पे कौन सा जॉइंट रखना है, पामा क्रीज देखो ओपन ठीक है। और इसका एक्सटेंड कहाँ तक, पहले तो आइडेंटिफाई कैसे लगती है, फिर किस लेवल तक इसका हमें रखना है, क्या अभी मैं ऐसे पढ़ाने लग जाऊंगा तो पूरा दिन यही चलेगा फिर, ठीक है। किस जॉइंट पे कितने डिग्री पे लगाना है, ये आपके लेवल पे पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर वही टेक्नीशियन कहलाओगे, प्लास्टर टेक्नीशियन, जो कैसे भी लगा देता है। ये कौन सा है, अरे वापस जाते हैं, हाँ, फास्ट, माइक जिसके पास है वो पास आउट करता जाए भाई, ये मिल जाएगा, मत फोटो वोटो खींचो,
हाँ आप जाओ जरा जल्दी जल्दी से, तभी मजा आएगा। बताओ क्या है? कोलीज कास्ट है। कौन सा कास्ट है? कोलीज है। तेज बोला थोड़ा। कोलिस हाँ कोलीज कास्ट है। रेडियल टिल्ट 10 डिग्री का होता है, उसी के अराउंड। और भी टिल्ट लिए जाते हैं इसमें, खाली रेडियल नहीं लिया जाता। रेडियल नहीं, अल्नार डेविएशन, पामा डेविएशन, मोस्ट कॉमनली कास्ट यूज्ड इन द ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। डेली लगभग 2-4 प्लास्टर आरपीजी लगाता होगा। ये क्या है? हाँ यू स्लैब किस लिए, किसने? हाँ बताओ। माइक दे दो किसी को, जो इसी रो में चलते रहो। यूज लैब for humerus shaft fracture or proximal humerus or mid shaft humerus Middle fracture. 1/3 of, only for middle 1/3 of humerus fracture, not for all types of humerus fracture, only for middle। ये गलती करते हैं, proximal humerus में भी ये लगाते हैं बहुत सारे, और कोई मतलब नहीं है। middle 1/3, व्हाट इज द मोड ऑफ, अब इसमें तो बहुत कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। only middle 1/3 of humerus fractures। व्हाट इज द प्रॉक्सिमल एक्सटेंट, ऊपर कहाँ तक ले जाना है? Sir, the blade of scapula से ये अब एल्बो कास्ट, एक्सटेंट याद रखना इसका, ठीक है। डेल्टॉइड के इंसर्शन यहाँ पे पामर क्रीज फर्स्ट, ठीक है। ये फिंगर पूरे मूवमेंट रहने चाहिए आपके हमेशा, इम्मी और थम, ये पूरा नहीं स्वेलिंग आएगी फिर नेक्स्ट डे आएगा लेके। फाइबर कास्ट क्लास में तो और ज़्यादा आता है। ये बूट कास्ट, कॉमन नेम है बिलोनी, और स्पेशल आप और स्पेशल करोगे तो बूट कास्ट है, ठीक है। बिलोनी एंड बूट कास्ट मेटाटार्सल फ्रैक्चर्स में यूज़ करेंगे, अगर एंकल के राउंड है तो बिलोनी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सेंडिकल कहाँ पे यूज़ करेंगे? और इनिशियल लिगामेंट इंजरी है पेशेंट Knee injury है। नी इंजरीज में, ठीक है। ये पीटीबी कास्ट, फंक्शनल कास्ट होती है ये, ठीक है। इसको फंक्शनल कास्ट बोलते हैं, वन ऑफ द टाइप ऑफ फंक्शनल कास्ट। ये वॉकिंग आयरन शू, ठीक है, ऐड करते हैं क्यों चलाते हैं, अदरवाइज प्लास्टर हील पे है ना, प्लास्टर टूट जाएगा अदरवाइज, ठीक है। एक्सटेंट देख लो इसका, पटेला टेंडन इंक्लूड करते हैं, पीछे तुम्हारा नी फ्लेक्स होना चाहिए पूरा, एक्सटेंट पता होना चाहिए इसका। ये पिन प्लास्टर है, ठीक है, देख लो लगाए हो पता नहीं, इससे रिडक्शन अच्छा आता है, रोटेशन का आपको ओरिएंटेशन रहता है। पिन प्लास्टर कभी लगाया किसी ने? नहीं, सीखो ये शाफ्ट फीमर फ्रैक्चर में लगाते हैं कई बार। हाँ, अब आजकल सबको कोई किसी को कंजर्वेटिव करना ही नहीं है ना, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी आएंगी जहाँ आप चाह के भी सर्जरी नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। हम चाह के भी सर्जरी नहीं कर पाते हैं, ऐसी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। एग्री डॉक्टर साहब कि हम कितना भी चाह लें पर ऐसी लिमिटेशंस आ जाती हैं कि हम सर्जरी नहीं कर सकते उस मरीज़ की। तब उसके लिए ये ट्रीटमेंट बने हुए हैं, इनको यहीं बेसिक से लेके चलो कि भाई इसमें ये कर देंगे, एटलीस्ट डिसेबिलिटी डिफॉर्मिटी तो नहीं होगी। वेट एंड वॉच करो 4 महीने, जुड़ गई तो ऊपर वाले का, नहीं तो फिर ठीक है। जैसे पेशेंट को फिट ही नहीं हो रहा है तब क्या करोगे? और कोई डिजीज़ निकल आई जो कि भाई पीएससी में फिट ही नहीं हुआ, वो लाइक प्राइवेट में भी नहीं हुआ और आपके कॉर्पोरेट में भी नहीं हुआ, सरकारी में भी नहीं हुआ, तब क्या करोगे? ये उसके लिए होती हैं ये आप चीज़ें, हर पीजी को आना चाहिए। ये टेढ़ा मेढ़ा जुड़ गया, ठीक है, देखा आपने, एक्सरे कराया, कास्ट ट्रीटमेंट किया, फिर ये क्या है, क्या कर रहे हैं? वेज करेक्शन, वेज करेक्शन, यस, ये आना चाहिए हर पीजी को। आपने प्लास्टर लगाया और वो टेढ़ा एंगुलेशन है तो आपको पता होना चाहिए टीबिया में कितने डिग्री एंगुलेशन, रोटेशन सब एक्सेप्टेबल है आपका। वेज करेक्शन एंटीरियर और मीडियल और लेटरल, पोस्टीरियर, तीनों तरफ से कर सकते हैं, पर सर्कमफ्रेंशियल काटना पड़ेगा, एक तरफ केवल हल्का सा छोड़ेंगे आप, ठीक है। बुक में सब दिया हुआ है, ठीक है, ये पता ही होगा। क्या है नाम बताओ? डिफरेंट जो 5 हम लगाते हैं ना अलग अलग डेज पे, एक एसिलेटेड मेथड है, एक नॉर्मल है 7 डेज, एक 5 डेज का, 4 to 5 डेज पे एसिलेटेड, 7 डेज पे आप नॉर्मल लगाते हो, वो अलग अलग है पूरा। ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्पाइका, डेफिनेशन ऑफ स्पाइका कास्ट, डेफिनेशन, एनीवन? डेफिनेशन ऑफ स्पाइका, डेफिनेशन ऑफ स्पाइका कास्ट, स्पाइका कास्ट। ये हाल है, सोचो 2.5 साल बाद इनका 6 महीने बाद एग्जाम है,
बताओ भाई। मई का महीना चल रहा है। ये एमबीबीएस फाइनल ईयर का क्वेश्चन है, तुम्हारे जेमा हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है। ए कास्ट इंक्लूडिंग ट्रंक, कास्ट ऊपर इंक्लूडिंग अप्रोक्सिमल एक्सटेंट अगर ट्रंक इन्वॉल्व हो, कास्ट इंक्लूडिंग ट्रंक इज नोन एज स्पाइका कास्ट। ये 1.5 होता है फिर फुल होता कास्ट है। इंक्लूडिंग ट्रंक इज कॉल्ड स्पाइका कास्ट। ऐसे ही होती है शोल्डर स्पाइका। कास्ट इंक्लूडिंग ट्रंक अभी आगे आएगा, ठीक है। टाइप्स इसके ये सुन लो, ये आपका सिंगल हिप स्पाइका, 1.5 हिप स्पाइका एंड डबल हिप डबल स्पाइका। स्पाइका। इसका एक्सटेंट पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए, हिप पे नी पे कितना रोटेशन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये लिखा हुआ है सारा, ठीक है। पीपीटी में होगा, वो ले लेना। ये क्या है? बॉडी स्ट्रैपिंग। और ये क्या है? फिजियो वाले करते हैं यूजली, टैपिंग, ठीक है, ठीक है। जो स्पोर्ट इंजरी करोगे ना कोई, तब ये टैपिंग सीखोगे आप लोग। ऑर्थोपेडिशियन स्पोर्ट इंजरी में टैपिंग करनी पड़ती है इमीडिएट। आपको अगर वापस इसको खिलाना, किसी के स्पोर्ट बंदे को खिलाना है ना फास्ट, तो इस टैपिंग करके फास्ट करो, फिर बाद में ट्रीटमेंट करो। कई बार जाते नहीं ना, वो देखे होगे स्टेडियम। ये आपका क्या है? क्या है? कोई बोलो ना, एक क्या है? क्या है इसका नाम? वेलपाव बैंडेज। हाँ, डिसलोकेशन के बाद यूज करते हैं। आर्म चेस्ट स्ट्रैपिंग, ठीक है। ये आपका प्रोक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर्स है, कोई स्प्लिंट नहीं है, कुछ नहीं है। आपका इलास्टिक शोल्डर इमोबिलाइजर कुछ नहीं मिल रहा है। इमोबिलाइजर आपको पट्टियां हैं आपके पास, क्रेप बैंडेज है, बांध दो उसको, दर्द कम हो जाएगा मरीज का, और जो जहाँ है चीज़ें वहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट में भी काम आएगा। ये क्या है? ये बीच वाला क्या है? बैग एंड पाउचेस, मिडिल वाला बैग एंड पाउच, आर्म स्लिंग बोलते हैं। ठीक है। ये आपको आना चाहिए कि नहीं? खुद से पूछो, डेली यूज करते हो? नाम ही नहीं पता है, सारा कुछ डिफरेंट था। ये दोनों टाइप के शोल्डर इमोबिलाइजर के नाम बताओ। यूनिवर्सल एंड क्या है? एंड सेकंड वन इज यूनिवर्सल, सेकंड वन शोल्डर इमोबिलाइजर। कौन सा? पहला वाला यूनिवर्सल है, सेकंड सेकंड शोल्डर। सेकंड आर्म शोल्डर। आर्म शोल्डर अभी मैं ले चुका हूं नाम उसका, तुम लोग सुन भी नहीं रहे हो। क्या नाम है इसका सेकंड वाले का? क्या दिन? शोल्डर स्पाइका है। ये स्पाइका कहाँ से हो गया? ये शोल्डर स्पाइका है। ये क्या है? ये दोनों शोल्डर इमोबिलाइजर हैं, दोनों के अलग अलग नेम है। शोल्डर इमोबिलाइजर दे दोगे आप, वो लिख, उसको जो मन करेगा वो दे देगा मरीज को उठा के, अटेंडेंट को। आपको लिख के देना है स्पेशली कि ये देना है इसके लिए, और ये कब लगाओगे, ये कब लगाओगे। यूनिवर्सल है ये, ठीक है। बहुत बल्कि पेशेंट है, साइज नहीं मिल रहा, लगा दो इसको। और ये इलास्टिक शोल्डर इमोबिलाइजर है, ठीक है। दूसरा वाला ये इलास्टिक शोल्डर है, ये यूनिवर्सल शोल्डर इमोबिलाइजर है। इसमें साइड का और कुछ नहीं होगा। इसका ज़्यादा अच्छा फिटिंग आता है, पेशेंट ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है इससे, ठीक है। दोनों डिफरेंट है। ये मत फोटो खींचो, सब मिल जाएगा तुम लोगों को। इस पर ध्यान दो बस कि पढ़ना क्या है। ये क्या है? हाँ, रेंज ऑफ मोशन ब्रेसेस, एल्बो, नी, और वो इमोबिलाइजर है, ठीक है। डेली यूज करते होगे, ठीक है। डायनेमिक रेंज ऑफ मोशन ब्रेसेस। ये क्या है? क्रैमर वायर यूज कैन बी यूज्ड एज अ स्प्लिंट। temporary immobilization and for the transportation of the patient for x-ray or from CSC to any definitive center where the definitely patient is managed. The second one, Bowler Brown splint. Bowler Brown splint. This one, Thomas splint. पूरा नाम Thomas knee splint. थॉमस बैड नी स्प्लिंट, ठीक है। सबसे पहले कब यूज हुआ था, किस चीज के लिए यूज किया गया था? हिस्ट्री कुछ पता TB है? of knee. TB of knee. ठीक है, टीबी पेशेंट को इमोबिलाइज करने के लिए इसको यूज किया गया था फर्स्ट टाइम। जल्दी ये क्या है? बॉस, ये बॉस जल्दी करें। Steam and pin. Steam and pin. Pen and pin. सो डीएनबी में पिन सारे पूछे जाते हैं, अरे ठीक है। इन्हें भी वायर, पता होना चाहिए, ऐसे ही निकाल दोगे इनको। ट्रैक्शन, ये Skin response traction. क्या है? Skin स्किन response ट्रैक्शन traction. दो टाइप के होते हैं, एडेसिव, नॉन एडेसिव। आजकल हम लोग नॉन एडेसिव यूज करते हैं कि उसके रिएक्शन बताए थे ना जिंक ऑक्साइड के, तो एडेसिव बंद कर दिए, ठीक है। एडेसिव नहीं यूज करते हैं, ठीक है। और एंकल एक आता है एंकल ट्रैक्शन, उसको कभी यूज मत करना, मेरी तरफ से एडवाइज है। एंकल
ट्रैक्शन कभी यूज मत करना तुम लोग। गैलोस ट्रैक्शन में ये लगाओगे? अभी आएगा, वो भी आएगा, सब है इसमें। हाँ, ये लगाओगे गैलोस ट्रैक्शन में वाला स्किन ट्रैक्शन? ये कैसे लगाओगे? ये लगाया किसी ने लगाया यहाँ पे? 2 साल का बच्चा अगर शार्प फीमर का है, क्या ऑपरेट करोगे? देखा कभी, देखियो लगाया कोई? गैलोस ट्रैक्शन नहीं लगाया किसी ने? यहाँ नहीं लगता, चलो अरे बॉस, लगना चाहिए। लगना तो चाहिए बहुत कुछ। ये तुम्हें सीखना है सारी चीजें, ठीक है? करके तो देखो, अपने सीनियर को एडवाइस करो। 1.5 years ये to 2 करके years देखें। up to 10 kgs के इसका वेट का होता है फंडा और एज का होता है, 2 चीजें ध्यान रखनी होती हैं। लेस देन 2 year ऑफ एज एंड वेट। डॉक्टर रजत? Less than 20 age. लेस देन 20 kg. 22, नो 20 टू मच। 2 साल के और कम होना चाहिए। 10 2 साल का बच्चा, वेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एज। वेट इज मोर इम्पोर्टेंट। 10 kg ना? Weight is more effect on this neurovascular structure. Yeah. Weight is more important than age. You have to check. You have to put in your finger. Sometimes fingers. When you have to check that the bum is above the bed. Yeah, you have to check the pulse. ये Bhutan bar. ठीक है, डिरोटेशन बार, ठीक है। ये अपर टिबियल स्केलेटल ट्रैक्शन, ठीक है, 2 सेंटीमीटर ब्लो इन पोस्टीरियर। किस पे लगाया हुआ है? कौन सी स्प्लिंट थी वो? ये कौन सा है? इसका नाम बताओ फटाफट। Balan. ये रसल नहीं है, Balan. 1990, 90. ठीक है। पोस्टीरियर सबलक्शन ऑफ टिबिया ट्यूबरकुलोसिस नहीं, ये ओलिकेरनन, स्टीवर्ट में है सब। ठीक है, सब दिया। ओलिकेरनन, ठीक है, अपर टिबियल, कैल्केनियल एंड मेटाकार्पल, ठीक है। साइड से याद कर लेना सबके। स्टीवर्ट में सारा दिया। क्रचफील्ड, टोंग, सर्वाइकल ट्रैक्शन। ट्रैक्शन ऐसे याद करने हैं, सर्वाइकल, देन मेटाकार्पल, देन ओलिकेरनन, देन pelvic और एसिटाबुलम, देन डिस्टल फीमर, देन अपर टिबियल, देन डिस्टल टिबिया, देन कैल्केनियम। हमेशा ऐसे ही याद करो चीजें। सर्वाइकल ट्रैक्शन में जो प्रोंग ऊपर या उसका क्या नाम है? क्यों भाई? सर्वाइकल ट्रैक्शन जो लगी है क्या नाम है? क्रचफील्ड। क्रचफील्ड, टोंग याद रखना, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ फिक्सेटर्स, ठीक है। दिस वन एओ टाइप, नो एओ टाइप ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेटर, ट्यूबुलर। एओ टाइप ऑफ रिंग, एओ टाइप ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेटर, ट्यूबुलर। दिस इज रिंग फिक्सेटर। एग्जाम फिर आप बताएंगे इसमें क्या, एलिजारो, ठीक है। और ये जेस, Yes. फुल फॉर्म Josie external stabilization system. क्या हुआ? खत्म हो गया ये? बाल्कन फ्रेम, इनका क्या यूज है? ये जो रखे हैं इनका क्या यूज है? इसका यूज क्या है? ये जो पुली लटके इनका नाम क्या है, यूज क्या है? बोलो फटाफट। To prevent contraction. ये जो पुली लटके इनका क्या नाम है? मंकी बार, ठीक है। इसका फायदा 2 होता है। एक तो एक फिजियोथेरेपी कर सकता है, एक्सरसाइज। अगर अपर लिम्ब में कोई इंजरी नहीं है, लोअर लिम्ब में इंजरी है, पेशेंट अपना खुद से फिजियोथेरेपी कर सकता है, मतलब उठ सकता है। और बेड सीट को चेंज करते टाइम पे पेशेंट लिफ्ट अप होगा, आराम से कर लो, ठीक है। और जो अलग से जो पुलिस लगे हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैक्शंस के लिए होते हैं। ये जो पहले यूज होता था ना 1990 और डिफरेंट काइंड जो अपने पढ़े, अब यूज़ नहीं होते यूजली, क्योंकि सर्जरी, हर चीज़ के लिए सर्जरी आ गई है अब। तो ये सब ट्रेडिशनल है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये बेड क्या है, इसका यूज़ क्या है, ठीक है। ये एयर मैट्रेस है आपका, रेगुलर यूज़ करते हैं स्पाइन में। ये Pneumatic. ये क्या है? ये क्या है? ये न्यूमेटिक है, ये अपना स्टॉकिंग्स है, ठीक है। पोस्ट ऑप में यूज़ करते हैं डीवीटी प्रोफाइल एक्सेस के लिए, ठीक है। या फिर कोई बेड पेशेंट है, लॉन्ग है, ऑपरेट नहीं कर पा रहे, तब भी करेंगे आप। ये इंसेंटिव स्पायरोमीटर, ठीक है, चेस्ट फिजियोथेरेपी। ये व्हील चेयर, मोटराइज, अनमोटराइज, ठीक है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्रचेस, ठीक है। ये पोस्ट ऑप में हम रिहेबिलिटेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये किट हर पीजी के पास होनी चाहिए, हर पीजी के पास ये किट होनी चाहिए, ठीक है। देख लो कितना उसकी किट में हमेशा होना चाहिए ऑर्थोपेडिशियन के, ठीक है। and from next time suggest to Dr. Shah and I am also try to provide this kit in our PGICL
ongoing in November. So I think if possible then provide to all PGs this kit. And this one? अरे ठीक है, कितना 200-300-400 रुपए में आ जाएगा. हमें मिलती थी ना, इसलिए कह रहे हैं. किट मिली है हमें कहीं से. रेगुलर यूज वाली चीज़ें हैं, ठीक है. रिमूवेबल सक्शन ड्रेन, व्यू बॉक्स, ठीक है. डिफरेंट कैंड, ये सब डेली वार्ड में यूज़ करते हैं अपन. सिरिंजेस, ये कौन सी है सबसे पतली वाली? इंसुलिन ट्यूबरक्लीन सिरिंज है बेसिकली. इंसुलिन ट्यूबरक्लीन कैसे भी यूज़ कर लो, ठीक है. ये लास्ट, इसके बाद 1-2 चीज़ें और हैं, ठीक है. डिसइंफेक्शन. कलर कोडिंग ये पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है. किसमें क्या चीज़ फेंकनी है, तभी स्टाफ को बता पाओगे, नहीं एक ही में सब फेंकेंगे. ये आपकी ये ट्रॉली रखी है, ठीक है. इसका नाम क्या है? कौन सा ड्रम? ड्रम. आटा भरेंगे. ड्रेसिंग ड्रम के आगे उसका नाम भी है. गेहूं क्या भरेंगे इसके अंदर? और कौन सा ड्रम है? सर्जिकल ड्रम. बाकी तो सारा मैंने बताया. ये ट्रॉली कौन सी? इसका नाम क्या है? ड्रेसिंग मेयोस ट्रॉली. ड्रेसिंग ट्रॉली. ये साइडेक्स ट्रे और ये आपकी नॉर्मल ड्रेसिंग ट्रे जो ट्रे होती है ना, वार्ड में रखी जाती है ट्रे. पोस्ट ऑफ वार्ड में आपकी रखनी होती है. कुछ भी आपको स्टिच निकालना है, कुछ भी करना है, तो ये ट्रे आपके वार्ड में अवेलेबल होनी चाहिए हमेशा. ये आपकी बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स हैं, ठीक है. बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स, ये कोलेजन मैस है, ये कोलाउंड है, ठीक है. इसमें आपका कोलेजन पेप्टाइड और मल्टीपल चीज़ें रहती हैं. ये यूजेस इसके आपके डीप वुंड्स हैं, नहीं हील हो रहे हैं, क्रॉनिक वुंड्स हैं, धीरे धीरे हेल्प करेगा. ये मैक्स हेल्प, ठीक है. हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. थैंक यू. पढ़ लेना आप जाके, और पीपीटी मिल जाएगी सबको, ठीक है. चलिए. So the next we have